नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पिछले हफ्ते भर से अगर आपकी नज़र समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर होगी तो मिर्जा गालिब का ये शेर आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। आजम खान करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। सपा में रहने या छोड़ने की बात हो, अखिलेश यादव को लेकर उनके जज्बातों की बात हो, सियासी अदावत की बात हो, अवामी मोहब्बत की बात हो, रामपुर की रियासत की बात हो या उनकी अपनी विरासत की बात हो, हर सवाल पर उनके जवाब कम दिखाते और ज़्यादा छुपाते नजर आते हैं। ऐसे माहौल में आजम खान के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक ने भी एक लंबा पॉडकास्ट किया है, बहुत सारी बातें की हैं। कुमार अभिषेक से समझते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो तमाम सवाल जो आजम खान के इर्द गिर्द इस वक्त तैर रहे हैं, उनके जवाब जब वो देते हैं तो उनका मतलब आखिर क्या होता है। सीधा जवाब तो वो नहीं देते हैं। कुमार अभिषेक, आपने लंबी बातचीत आजम खान के साथ की। पहला सवाल मेरा आपसे यह है, आपसे बातचीत के दौरान एक जगह पर वो कहते हैं कि जिंदा रहे तो गाजी कहलाएंगे, मर गए तो शहीद कहलाएंगे। दर्शकों को बता दूं कि गाजी का मतलब है योद्धा, मोटे तौर पर धार्मिक योद्धा। तो वो कह रहे हैं कि जिंदा रहा तो योद्धा कहलाऊंगा और मर गया तो शहीद कहलाऊंगा। क्या कह रहे हैं वो, क्यों मरने जीने की बात कर रहे हैं? नीरज, देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। और जेल से जब से बाहर आए हैं आजम खान, तब से वो कहीं ना कहीं अपनी दोबारा से जो एक उनकी पुरानी छूटी हुई, जितनी उनकी कह लें कि जो एक मिजाज था, उसे वो ढूंढते भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बात कही कि जिंदा रहा तो गाजी और मर गया तो शहीद कहलाऊंगा। देखिए, एक तो पहले ये समझ लें कि आजम खान हमेशा से एक, जिसे हम लोग कहते हैं, धार्मिक सियासी व्यक्ति रहे हैं। मैं धार्मिक इसे लगाता हूं क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स की पहचान उनके साथ हमेशा जुड़ी रही है और वो खुल करके मुस्लिम पॉलिटिक्स उन्होंने की है। यह जरूर है कि एक बैलेंस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन आजम खान की पहचान एक मुस्लिम सियासतदान के तौर पर रही, जो मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर सियासत में था। निश्चित तौर पर पिछले अगर 2017 से 2025 का पूरा अगर आप वक्त देख लें तो इस 8 सालों में 5 साल वो जेल में रहे। 8 सालों में वो 5 साल जेल में रहे। उन पर बहुत तरह के मुकदमे, तरह तरह के मुकदमे और हर तरह के मुकदमे हैं। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया कि कितने मुकदमे उन पर हैं, उनके बेटे पर है, उनकी पत्नी पर, उनके परिवार पर। वो कुल आंकड़ा 300 से ऊपर बताते हैं। तो एक वो दौर जब आजम खान की तूती बोलती थी, वो दौर जब आजम खान की चर्चा के बिना कम से कम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पूरी नहीं हो पाती थी। वो दौर चाहे किसी का रहा हो, तब बीजेपी उतनी मजबूत रही हो, नहीं रही हो, कोई भी रहा हो, लेकिन बीजेपी के पहले भी वो मायावती के दौर में अपने बयानों के लिए जाते रहे और बीजेपी के साथ तो सीधे टकराने का उनका एक कह लीजिए रिकॉर्ड रहा। लेकिन 5 साल जेल में रहने के बाद लोगों को लगा कि आजम खान चुप हो जाएंगे, आजम खान के भीतर का साइलेंस जो है वो उन पर हावी होगा और सियासत में उस तरीके से वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन आजम खान है, आजम खान को कोई रोक नहीं सकता। और जो बातें उनके मुंह से निकली हैं, अगर गौर से पॉडकास्ट देखा जाए तो इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एक, उन्होंने इस बात के माध्यम से ये कहने की, ये अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की, वो मतदाता वर्ग जिसमें ज्यादातर मुसलमान है, जो उनकी बातों को, उनके इशारों को सीधे सीधे समझता है, अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने इलाके को, अपने वोट बैंक को, जो उनसे नाराज है वो भी और जो नाराज नहीं है, जो उनके समर्थक है वो भी। क्योंकि मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब मैं रामपुर गया तो मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो कि आजम खान के साथ साए की तरह रहे हैं और आजम खान के अब धुर विरोधी हैं। वैसे लोग जो उनकी गाड़ियों में चलते थे, उनके लिए, उनके आगे पीछे हुआ करते थे, उनके लिए चीजें तय करते थे, खून से पत्र लिखा करते थे, ऐसे लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई और आजम खान की बातों को जब वो सुनते हैं तो वो इसे पूरी तरीके से नकार देते हैं। जितनी बातें आजम खान जेल से आने के बाद कह रहे हैं, कहते हैं कि इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं, ये सब कुछ एक आजम खान का एक नया जो रूप आया है, निकल करके आया है, उसके बाद से खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश है। तो गाजी की बात करना, शहीद की बात करना, ये
एक है कि भाई अपने लोगों को मैसेज दो कि मैं तुम्हारे लिए जैसा था वैसा ही हूं, मेरी पॉलिटिक्स नहीं बदली है। और मैं तो एक बात, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, जो मैं उनसे मिला, तो मैं तो एक बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था, वो ये कि आजम खान के तेवरों में कोई बदलाव नहीं है। आजम खान उसी तरीके से सियासी तौर पर उनके तेवर मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जब समाजवादी पार्टी के साथ उनके उनके संबंधों को लेकर के जब लोग जिसे कहते हैं मेज पर बैठेंगे, तो आजम खान के तेवर वही होंगे। यानी कि वो आज भी चाहते हैं कि सियासत, सपा की जो सियासत होगी उसमें जितना उनका दखल था वो रहे। वो जहां तक अपने मुद्दों को लेकर, मुस्लिम मुद्दों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर जहां तक वो टर्म डिक्टेट कर सकते थे वो करें। लेकिन उनका दौर जब वो मुलायम सिंह के साथ थे, जब वो अखिलेश यादव के साथ थे, तभी ये चीजें क्लियर होती जा रही थी कि मुलायम सिंह का दौर नहीं है, अखिलेश यादव का दौर अलग है। और यहां पर आजम खान ने कम से कम ये एक संदेश भेज दिया है अखिलेश यादव को कि देखिए, आप हमें जेल में रहते हुए या जेल से बाहर आकर कोई कमजोर समझने की भूल ना करें। मैं भी उसी तेवर और उसी के साथ आज भी मौजूद हूं। नीरज, नहीं, मैं इस सवाल पर आऊंगा क्योंकि ये बड़ा मौजूद सवाल है कि आजम खान अपनी रेलेवेंस को, प्रासंगिकता को लेकर कितने संजीदा हैं। लेकिन पहले वो 8 तारीख की जो मुलाकात आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद जो अखिलेश यादव खेमे से, हालांकि सूत्रों से ही खबर आई कि भाई 8 तारीख को अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे आजम खान से मिलने, इसको लेकर बड़ा सस्पेंस है क्योंकि आजम खान ने सीधे सीधे इसका जवाब किसी भी सवाल, किसी भी इंटरव्यू में नहीं दिया। वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि अखिलेश यादव आपसे मिलने आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अखबारात के जरिए इत्तला है। तो अब ये तो बड़ा प्रेग्नेंट पॉज लेते हैं वो इस जवाब को देते हुए। आपकी जब इस मुतल्लिक आपने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? अखिलेश यादव से उनकी कोई बात हुई है? ये मुलाकात पक्की है? क्या है उनका इस मुलाकात को लेकर रुख? नहीं, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे इंटरव्यू के बाद भी ये सवाल पूछा। देखिए, एक चीज तो बड़ा साफ है कि चाहे वो इंटरव्यू में या इंटरव्यू के बाद, उन्होंने किसी फोन कॉल को कंफर्म नहीं किया। कई बार हम पत्रकार हैं, हम सोचते हैं कि हो सकता है कैमरे पर वो कोई बातें बता दें, और या कैमरे पर न बताना चाहें, कैमरे के बाद बता दें। तो उनका स्टैंड बिल्कुल जो कैमरे पे था वही बात था। बोले देखिए, मेरी कोई बात नहीं हुई है। और वो ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। इस बात से भी वो डिनाई नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो आ जाए। अब हाँ, हो सकता है कि आ जाए का मतलब क्या भाई? डायरेक्टली आपसे बात हुई नहीं हुई? अगर आप डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, तो कैसे आ जाए? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हुई है। और देखिए, ये जो बात निकली कि अखिलेश यादव 8 तारीख को मिलेंगे, ये कोई बात आजम खान की तरफ से आई हो ऐसा नहीं था। ये अखिलेश यादव के जो सोर्सेज हैं उनके जरिए भी ये बात आई कि अखिलेश यादव 8 तारीख को मिलेंगे। अंदाजा ये लगाया गया कि भाई 9 तारीख को मायावती की बहुत बड़ी रैली हो रही है और 8 तारीख को अखिलेश यादव मिलकर ये संदेश देना चाहेंगे कि हो सकता है कि भाई मायावती की तरफ की जो बातें चल रही हैं कि उनके परिवार से मुलाकात हो गई है और ये कल को जा सकते हैं, इन चीजों को काउंटर करने के लिए तारीख रखी गई। लेकिन अखिलेश यादव विदेश में हैं, उन्हें लंदन जाना था, जो मेरी जानकारी है। वो 6 तारीख को लौट रहे हैं और 6 तारीख के बाद इसलिए शायद ये मुलाकात रखी गई है। लेकिन मुझे उनकी बातचीत से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये मुलाकात 8 तारीख को हो। लेकिन क्या ये मुलाकात 8 तारीख को रामपुर में ही होगी? इसमें मुझे एक प्रश्न चिन्ह मैं देखता हूं। इसलिए क्योंकि जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक वो एक बार फिर अभी जाने वाले हैं हॉस्पिटल अपना दोबारा से रीचेकअप कराने। तो क्या ये मुलाकात कहीं दिल्ली में तो नहीं हो जाएगी? रामपुर में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात कोई बहुत ऐसी मुलाकात नहीं है जिसकी इतनी चर्चा हो। लेकिन इसकी वजह यह है कि रामपुर की जो सियासी जमीन है, अब वो चुनावी तौर पर आजम खान के पास नहीं है। और आजम खान ने अपने इंटरव्यू में भी उसकी चर्चा की है कि वो कितने गुस्से में है मोहिबुल्लाह नदवी के जीतने के बाद और अपनी सीट गंवाने के बाद, कि भाई उनका आदमी वहां नहीं बनाया, उन्होंने किसी को नहीं लड़ाया, फिर भी वो आ गई। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जब उनसे मिलने जाएंगे, वो चाहे वो रामपुर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जब भी मुलाकात हो, तो सिर्फ अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात का कोई उतना मतलब नहीं है। जब तक वैसे लोग जिनसे आजम खान नाराज हैं, एसटी हसन है, मोहिबुल्लाह नदवी हैं, कई और मुस्लिम नाम हैं,
अगर ये तमाम लोग अखिलेश यादव के साथ वहां नहीं जाते, उनके घर उनके दरवाजे तक नहीं जाते, तब तक न तो आजम खान का पर्पस सर्व होगा और ना ही सियासत को लेकर के इन दोनों के बीच की जो एक खींचम तान जो चल रही है वो रुकने वाली है। क्योंकि आजम खान को अखिलेश से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजम खान को अखिलेश के अलावा उन लोगों से बहुत दिक्कत है जो जिन जिन लोगों ने इन दिनों उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की जो सियासी पॉलिटिक्स में जो अब मुसलमानों के लिए दे आर कॉलिंग द शॉट्स, मतलब ऐसे लोग जो फैसले ले रहे हैं, ऐसे लोग जो अखिलेश के इर्द गिर्द होकर तय कर रहे हैं कि सपा की मुस्लिम सियासत किस ओर जाना चाहिए। भाई ये तो प्रेरोगेटिव आजम खान सोचते थे उनका है ना, वो तय करेंगे कि सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स कैसे होगी, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान कौन जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, किस तरीके से जुड़ेगा, इसकी इजाजत सबको नहीं थी। लेकिन नेताजी का दौर और था, अखिलेश यादव का दौर और है। अखिलेश यादव ये बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की और मुझे इसमें एक तरीके से एक नया एंगल नजर आ रहा है कि हो सकता है दिल्ली में मुलाकात हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि रामपुर में अखिलेश यादव के जाने की बात तो हो गई, चर्चा तो फैल गई, लेकिन अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब वो एक छत्र उस पार्टी का चेहरा है और उनका जो रसूख है वो पिछले कुछ सालों में बहुत बदल चुका है। जितने महीनों बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं उतने महीनों में अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा हो चुका है। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि रामपुर आजम खान के पास जाएं अखिलेश यादव तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी सूरत में जो आपने ये बात कही कि दिल्ली में हो सकता है मुलाकात हो जाए, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हो सकता है दिल्ली एक न्यूट्रल वेन्यू बन जाए जहां पर आजम खान भी मौजूद हो और अखिलेश यादव भी हो, और कल को ये बात भी ना कहनी पड़े कि देखिए अखिलेश यादव को आजम खान के दरवाजे पर जाना पड़ा। हो सकता है कि हमें लगता है कि हमारा संपर्क कुमार अभिषेक से डिस्कनेक्ट हो गया है। कुमार अभिषेक जो बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव से अपनी मुलाकात को लेकर, कुमार मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जी अपना फ्रेम जो है वो हॉरिजॉन्टल कर लें आप, वर्टिकल है जी बिल्कुल। तो ये अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर पत्ते अभी तक भी आजम खान ने नहीं खोले हैं। लेकिन कुमार अगर आप मेरी बात सुन पाए हो तो डिस्कनेक्ट होने से पहले मेरा ये कहना है कि आपने जो बात कही कि दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल में जब जेल में थे, अपनी दूसरी टर्म में जब जेल में थे आजम खान, उस दौरान अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर उनका कद बहुत बढ़ गया है। अब ऐसी सूरत में रामपुर आजम खान के दरवाजे पर अखिलेश यादव का जाना शायद बहुत सारे लोग उसे अलग नजर से देखें। तो दिल्ली जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है जहां आजम खान भी मौजूद हो, अखिलेश यादव भी उनसे मिलने चले जाएं, उनके साथ वो लोग भी हों जिनकी बात आप कर रहे थे, और ये भी ना कहना पड़े कि आजम खान देखिए अपने दरवाजे पर ले आए अखिलेश यादव को। देखिए नीरज, मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है जी। देखिए नीरज, मुझे लगता है कि कुछ बातों से बहुत व्यथित हैं आजम खान, और खास करके जो चर्चा में कर रहा था कि अखिलेश यादव से पर्सनली उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भी मालूम है कि उनका दायरा कहां तक जाता है और अखिलेश यादव उनके दायरे में उन्हें सब कुछ दे करके संतुष्ट होंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि अब उनकी उस तरीके से नहीं चलती जैसे वो कभी चला रहे थे। इसके अलावा अब उनकी मुखालफत खुलकर समाजवादी पार्टी के भीतर जो नेता है वो करने लगे। मैंने उनसे केएसटी हसन का भी सवाल पूछा था, तो अचानक उनके चेहरे पर वो भाव दिखाई दिया कि वो बहुत नाराज है। लेकिन बोलते बोलते फिर उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ओवरबोर्ड चले जाएं, तो फिर उन्होंने बहुत प्यार से उसको बताया कि अरे वो तो हमारे भाई हैं और मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, मैं उन्हें बुला दूंगा, बाहर हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, मैं उन्हें लेकर के आऊंगा। तो देखिए मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये कि वो एक तरीके का वो रिकंसिलिएशन ऐसा चाहते हैं कि उनकी एक इज्जत प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी के भीतर बनी रहे,
समाजवादी पार्टी उनके इच्छा के मुताबिक उनको उतना सम्मान दे जितना वो डिजर्व करते हैं। जो नेताजी के वक्त की उनकी एक सामाजिक और सियासी स्थिति थी, कम से कम उसको अखिलेश यादव उसको स्वीकार करें। और जो उनके विरोधी इस वक्त बनकर खड़े हो गए हैं, और ऐसे विरोधी जो लोग अब फैसले ले रहे हैं या जिनकी सलाह पर अखिलेश यादव कुछ फैसले ले रहे हैं, मुस्लिम सीटों को लेकर के, मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर के, मुस्लिम चेहरों को लेकर के, वो अखिलेश यादव उस तरीके से ना करें और उसमें इनका से जो हो वो बड़ा हो। मैं जो समझ पाया हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से ज्यादा प्रॉब्लम उनको इस बात की है कि अखिलेश के इर्द गिर्द के लोग जो रामपुर, मुरादाबाद, पश्चिमी यूपी के जो फैसले ले रहे हैं उसको रोका जाए। और इसीलिए उन्होंने इशारों में अखिलेश को कई बार आगाह भी किया है कि अगर इस तरीके से नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी और फिर फलां होगा, फिर ये होगा, वो होगा। तो मैं जो समझ पाया हूं वो यही है कि अखिलेश यादव को लेकर के उनके विचार आज भी बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन अब वो दोबारा से सियासत में अपनी वैसी ही धमक चाहते हैं जो उनकी पहले रही। वो रिक्लेम कर रहे हैं अपना वो रसूख जो 5 साल पहले या 2017 से पहले का था, या मुलायम सिंह के वक्त जो था, वो रसूख वो रिक्लेम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव से ये बात समझ में आती है। एक और बात थी, उनके जेल से बाहर आने की जब बात हुई हफ्ता भर पहले, तो एक सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। तो एक चर्चा ये भी थी कि बीजेपी से कोई डील हो गई है क्या, बाहर आ रहे हैं आजम खान। आपने भी मुझे लगता है कि इस मुतल्लिक एक सवाल किया कि बीजेपी को लेकर आप जब सॉफ्ट हैं क्या, और धाराएं, तो उस पर उन्होंने कुछ कहा कि मैं तो, आप पिद्दी को तोप से मारोगे और आपने मुझे इतना छोटा घटिया समझ लिया है कि मैं इतनी सी बात के लिए सौदा करूंगा। तो इस सवाल पर उनका क्या कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में अब भी ये सवाल है कि बीजेपी के साथ कोई डील वील की बात है क्या। नहीं, एग्जैक्टली मैंने यही सवाल किया था, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये चर्चा फिजाओं में है कि आखिरकार आजम खान अचानक से उनकी रिहाई इतनी आसानी से कैसे हो गई। भाई सरकार चाहती तो और भी कई धाराएं लगाकर रोक सकती थी। ये लोगों का मानना है, उसमें कई चीजें हैं। इसीलिए मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई आखिर आप क्या, जो चर्चा है कि कहीं सरकारें यूपी और दिल्ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई सॉफ्ट हो गया हो। तो उन्हें लगा कि ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान के खिलाफ है, और तब उन्होंने कहा कि आप मुझसे ऐसा घटिया सवाल कैसे कर सकते हैं, और मैंने कभी जिंदगी में सौदा नहीं किया, तो मैं इस तरीके के इन चीजों के लिए मैं इस तरीके से सौदा करूंगा। लेकिन ये सवाल मुझे इसलिए मौजूद लग रहा था नीरज, क्योंकि आप हर शख्स से बात करें तो वो खुलकर बोले न बोले, लेकिन उसकी आंखों में ये बात दिखाई देगी, या उसकी बातों से ये समझ में आएगा कि इस बार जो उनकी रिहाई हुई है इसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टनेस दिखाई देती है सरकार की तरफ से। क्या कोई बात हुई है, क्या कोई डील हुई है, हालांकि उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। लेकिन दो बातें इसमें मुझे दिखी। एक तो वो खुलकर किसी का नाम नहीं लेते। पहले बड़े आराम से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या योगी हो, तीनों ही उनके निशाने पर हुआ करते थे। लेकिन जेल से आने के बाद वो सब सारा ब्लेम खुद को ले लेते हैं बोलने में। जैसे शिव ने जैसे गरल पिया था जो विष की, तो बोलते बोलते वो तमाम बातें फिर फिलॉसफी में, दर्शन में, छायावाद में चले जाते हैं। करते हुए भी नजर आते हैं कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे घर तो पानी भर जाता है, जनरेटर के पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तमाम चीजें मुझे दिखाई दी। मुझे लग रहा था कि वो अब सीधा डायरेक्ट हिट करने से तो बच रहे हैं, ये तो मुझे साफ दिखाई दी। लेकिन उस डायरेक्ट हिट से बचने के साथ साथ वो चाहते हैं कि उनके तेवर भी ऐसे ना हो कि वो लगे कि बिल्कुल जेल से आ रहे हैं तो किसी सौदेबाजी के तहत आए हैं। इसलिए उन्होंने जेल से आते ही इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि उनके ऊपर कोई ये बातें, ये लांछन न लगने लगे कि वो सरकार ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है। इसलिए उनकी बैलेंस बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है कि जेल से बाहर आए हैं तो वो ये दिखाएं, ये बताएं, ये सुनाए जनता को कि भाई मैं वही हूं आजम खान जो पहले था। हाँ, इतना जरूर है कि अब वो थोड़ा सा कम से कम योगी, मोदी, अमित शाह पर सीधे अटैक से बच रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो इशारों में हमले हैं, और इशारों में हमले इतने तक हैं कि भाई वक्त आएगा तो हम भी देखेंगे, या ऊपर वाला इंसाफ करेगा और मुझे उस इंसाफ का इंतजार है। तो ये सब बातें तो वो कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नीरज वो
कम से कम इस वक्त सीधा बोलने से मुझे लग रहा है थोड़ा खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि आज भी उन पर मामले तो ही हैं। अब ये अलग बात है कि सब में बेल हो गई है, लेकिन कन्विक्शन के दर पे तो बहुत सारे केस हैं, खड़े हैं कि किसी तो में कम एक सजा। जगह पर कहते भी हैं आपके एक सवाल पर, एक जगह पर वो आपने जब कहा कि अब आप जेल से बाहर आ गए हैं, तो वो फौरन कहते हैं कि पता नहीं कब तक बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भी मालूम है, बिल्कुल उन्हें भी मालूम है, उन्हें भी मालूम है कि ये हो सकता है कि अभी का जो ये फ्रीडम है वो टेम्पररी हो। उन्हें भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बोली की वजह, हालांकि ज्यादातर लोग आज भी मानते हैं कि आजम खान के खिलाफ जो इतनी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें उनकी गलतियां चाहे जितनी रही हों, लेकिन चूंकि उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा था नीचे से ऊपर तक, और वो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो लखनऊ से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी भी स्तर तक बोलने के लिए वो चले जाते थे, हर तरह के आरोप लगाते थे। हालांकि सियासत में लोग लगाते हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि इसकी वजह से उनके साथ ये तमाम चीजें हुई हैं, तो वो इन सब चीजों से इस बार बच रहे हैं, ये मुझे साफ दिखाई दिया। लेकिन उनके तेवरों को कोई रोक नहीं सकता है, आप जान लीजिए। वो जेल से चाहे जब भी बाहर आएंगे, जितने दिन भी बाहर रहेंगे, वो बिना बोले आजम खान नहीं रह सकते, और बिना अपने लोगों तक संदेश पहुंचाए कि मैं वही आजम खान हूं, और मैं ही हूं जो इस रामपुर और इस मुरादाबाद मंडल को तय करेगा, मैं ही हूं जो ये सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स को तय करेगा। और जो आपके इंटरव्यू, आपके पॉडकास्ट से अगर शब्द लूं तो चर्चा पर्चा और खर्चा बना रहेगा आजम खान के इर्द गिर्द। नहीं मैं, लेकिन ये जो हमने बीजेपी, आप याद करिए, चर्चा पर्चा और खर्चा की बात हमें मुलायम सिंह की बात हुआ करती थी, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से कहा करते थे कि भाई ये चीज हमें हर कार्यकर्ता को चर्चा पर्चा और खर्चा, इन तीनों चीजों को अपने साथ रखना चाहिए। और शिवपाल यादव भी इस लाइन को कई बार कहते रहे। तो जब मैंने चर्चा की बात निकाली तो उन्होंने चर्चा पर्चा और खर्चा से अपनी इस पूरी जो बातचीत है उसकी शुरुआत। अब यहाँ एक सवाल मेरे जहन में और आता है कुमार, कि चूंकि हमने ये बात की कि बीजेपी में वो सीधे नाम लेने से कम बच रहे हैं, इशारों में बहुत सारी बातें भले कह रहे हो, लेकिन वो राहुल गांधी जो 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की बात हुई, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात हुई, चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद संसद के अंदर उनके कोऑर्डिनेशन की बात हुई, वो राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं। मतलब ऐसी जगह पर जहां शायद उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी कि मुझसे तो कम धाराएं, मेरी तो धाराएं कम थी, राहुल गांधी की 2-4 ज्यादा ही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और मेरी सदस्यता खारिज कर दी। यहां पर आप कुछ देखते हैं, कुछ कोई पॉलिटिकल, इसके पीछे कोई सियासी मंशा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आजम खान कोई भी नाम ऐसे नहीं लेते। देखिए, जब मोदी का, योगी का या अमित शाह का नाम वो नहीं ले रहे हैं, तो आखिर उन्होंने राहुल गांधी का नाम क्यों लिया? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बहाने उन्होंने अपनी पार्टी या मुखिया को एक तरीके से इशारा किया या थोड़ा एम्बैरस किया। वो नहीं लेना, वो ना चाहते तो नाम नहीं ले सकते थे। बहुत दृष्टांत उदाहरण थे। आप देखिए, जब मैंने उनसे सवाल किया तो जो सवाल मैंने उनसे किया तो उन्होंने उसका जो उत्तर दिया उसको उसी मिसाल के साथ जोड़ा कि हेट स्पीच के आरोप तो मुझ पर भी लगे, और हेट स्पीच में मुझे सदस्यता चली गई, और यही राहुल गांधी पर भी हेट स्पीच के आरोप थे, और मुझसे ज्यादा ही आरोप धाराएं उन पर थी। तो भाई उन पर तो चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया और मेरी सदस्यता ले ली, मुझे जेल भेज दिया। सदस्यता, हालांकि मैं अपने दर्शकों के लिए, कुमार माफी चाहता हूं, हालांकि मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि सदस्यता राहुल गांधी की भी गई थी एक मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें राहत मिली और फिर वो बहाल हुई थी। लेकिन आजम खान जो बात कर रहे हैं वो एक जूम आउट करके एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहे हैं। जी कुमार। जी नहीं, अच्छा कि आपने एक संदर्भ बता दिया, मैं संदर्भ भूल रहा था। तो उन्होंने राहुल गांधी का जो नाम लिया तो उन्हें मालूम है कि इस वक्त एक तरीके की बोनहोमी, जिसको आप कह लीजिए, एक संबंध एक सपा और कांग्रेस के बीच टॉप लेवल पर बना हुआ है, और राहुल गांधी को या कांग्रेस को टारगेट करके अगर उन्होंने
जाने अनजाने में कर दिया है तब तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनकी बातों में माना जाए कि आजम खान कोई भी बात ऐसे नहीं करते, तो एक जिसे कहते हैं ना कि अगर आप एक ओलिव ब्रांच किसी को देना कि भाई, तो राहुल गांधी को टारगेट करके उन्होंने ये बता दिया है कि भाई मेरा दुश्मन आपका दुश्मन हो सकता है कि एक हो सियासत में। नहीं तो राहुल गांधी का नाम लेना और राहुल गांधी से अपनी तुलना करके अब खुद को विक्टिम बता देना, ये मेरे भी थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया कि अचानक ये राहुल गांधी बीच में आ कैसे गए। लेकिन जब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नीरज ये दिखता है कि इसके जरिए ये गठबंधन तो एम्बैरस होता है। अब आप देखेंगे तो ये गठबंधन पर तो एक सवाल उठेंगे, एम्बैरसमेंट तो गठबंधन के लिए होगा, और वो हमेशा से एंटी कांग्रेस एंटी बसपा रहे भी हैं। तो क्या कहीं वो एक किसी बड़े पॉलिटिकल जो लार्जर खेल है उत्तर प्रदेश में, कहीं उसकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि अचानक उनके मुंह से निकल गया हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये चीजें अचानक निकलेंगी। ये भी बात सही है कि वहां पर अगर देखा जाए तो रामपुर में बीजेपी उनकी कोई दुश्मन कभी नहीं रही। ठीक है, अभी हाल के समय में हमेशा उनकी लड़ाई कांग्रेस से और नवाबों से रही है। तो कांग्रेस उनके जुबान पे सवार है, नवाब उनके जुबान पर सवार हैं। कभी भी अगर किसी के खिलाफ बोलना होता है तो वो आता है। लेकिन राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने एक शायद एक मैसेजिंग की है कि भाई देखो, मेरे टारगेट पर भी कौन हो सकता है ये तुम समझो, मैं अभी वैसा नहीं हूं। तो खैर इसको देखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सीरियसली कोई बात कहना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। एक बात और, हम लगातार जो बात कर रहे हैं कि आजम खान अपना वो पुराना रसूख रिक्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि 2024 का जब चुनाव हुआ उस वक्त भी अखिलेश यादव के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि आजम खान नाराज़ हैं उनसे, आजम खान ने कोई चिट्ठी विट्ठी लिख दी अपने, या उनके हवाले से चिट्ठियां पड़ी जा रही थी बाहर। खैर जब इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा और नतीजे आए तो बीजेपी को ज़बरदस्त झटका दिया। अगर उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखें तो लोकसभा में बीजेपी को हरा दिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम ने। अब वो गैर मौजूदगी में आजम खान की हुआ। अब आपने इस मुतल्लिक भी एक सवाल पूछा है जहां वो जवाब दे रहे हैं कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा। यानी कि क्या वो ये मान रहे हैं या उन्हें अंदर से ये एहसास है कि मेरी वो प्रासंगिकता अब शायद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक आवाज़ पर मुस्लिम वोट जो लगभग एक मुश्त अखिलेश यादव को मिल रहा है और पूरी पॉलिटिक्स भी जो है वो दो भागों में बट गई है, बीजेपी या बीजेपी के खिलाफ। ऐसी सूरत में मैं मुसलमानों का वोट अपनी नाराज़गी के चलते अखिलेश यादव से काट लूंगा, ये एहसास भी उनको है कि ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, एक एहसास तो उनको है कि उनका पुराना दौर नहीं है और उनके एक बात पर मुसलमानों का जो वोट कुछ इलाके में मिल जाया करता था, अब वो स्थिति नहीं है और उसको वो रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि आज अगर मेरा सितारा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है तो कल को ये नहीं उभरेगा। अगर सूरज एक तरफ से डूबता है तो दूसरी तरफ निकलता है। दरअसल वो अपने लोगों को, वैसे लोगों को जो आज ये समझ रहे हैं कि आजम खान कमजोर हो गए, आजम खान की अब वो सियासी हैसियत नहीं रही, आजम खान अब किसी का बहुत ज्यादा ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को वो अपनी बातों से मैसेज दे रहे थे कि आज तुम्हें लगता है कि मैं जेल में हूं, मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं और आज मैं कुछ नहीं हूं, तो ये कोई गलतफहमी ना पाले और ये जान ले कि अगर आज इस तरफ सूरज डूब रहा है तो कल वो दूसरी तरफ निकलेगा। आज अगर आपको लगता है कि मेरा सितारा डूब रहा है तो मैं दूसरी तरफ उभर करके निकलूंगा। तो ये उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ उन लोगों को भी एक तरीके से मैसेज दिया है जिनके मन में ये है कि अब बगैर आजम उत्तर प्रदेश में सपा की पॉलिटिक्स होगी और उसके लिए जो नाम होंगे, जो चेहरे होंगे, वो कोई और होंगे। तो इशारों में इनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नए तरीके से अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका था। साथ साथ अखिलेश यादव की तरफ भी था। अखिलेश यादव भी ये ना समझे कि भाई हमारे बगैर ही कुछ हो जाएगा, ठीक है आज मैं नीचे हूं लेकिन कल मेरा भी दिन लौट सकता है। और तीसरी बात, वो उन सरकारों को, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को भी कह रहे थे कि आप इसके जरिए से मुझे टारगेट करके आप कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी वक्त आएगा। तो
अब इनकी बातों को समझना जो है ना, वो कहते हैं ना छायावाद में बातें करते हैं। इनके साथ साथ अगर समझना हो तो जो पहले से आजम खान की बॉडी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को, उनके डायलेक्ट्स को समझते रहे होंगे, वो उनकी सियासी बातें समझते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी बात सीधे सीधे समझ में भी ना आए, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और आजम खान को जानते हैं, उनको एक एक शब्द समझ में आ रहा है। और भाजपा और अखिलेश यादव, कम से कम भाजपा का जो नेतृत्व है वो और अखिलेश यादव दोनों उनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आने वाले दिनों में आजम खान पर, उनके बयानों पर, उनकी अखिलेश यादव से होने वाली एक संभावित मुलाकात पर, इन सब पर नज़र रखनी होगी। और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की राजनीति के नज़रिए से नहीं, आजम खान की सियासत के नज़रिए से नहीं, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों की राजनीति को, पूरे सूबे की राजनीति को तय कर सकती हैं। और वैसे भी देखिए, आजम खान, जो कुमार अभिषेक ने बार बार कहा कि आजम खान का जो रुतबा रहा है, तो भैया हाथी अगर बैठा भी हो तो बहुतों से ऊंचा होता है। तो मान लिया कि आजम खान का सितारा अभी थोड़ा डूबा हुआ है, लेकिन जिस अंदाज में वो बातें कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मैं एक ज़माने में सियासत में मेरा कद हाथी के बराबर था, अगर आज मैं बैठा भी हुआ हूँ तो बहुतों से ऊंचा हूँ और कभी भी खड़ा भी हो सकता हूँ। आने वाले दिनों में हमें आजम खान पर और उनसे जुड़ी हुई तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। कुमार अभिषेक, आज आपने अपने पॉडकास्ट को और आजम खान के बयानों को हमारे साथ जो डिकोड करने की कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।